नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट प्रोजेक्ट वेदा को लेके है। कुछ दिनों पहले डीआरडीओ के ऑफिस में जी सतीश रेड्डी जी के टेबल पर एक अननोन मिसाइल को देखा गया था, जिसका स्ट्रक्चर हमारे किसी भी एग्जिस्टिंग बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल के साथ मैच नहीं कर रहा था। तो इसको लेके काफ़ी सारे स्पेकुलेशन होने लगे कि ये कौन सा मिसाइल है। कुछ का कहना ये था कि ये K4 सीरीज का कोई मिसाइल होने वाला है, कुछ का कहना था कि ये कोई नई मिसाइल होने वाली, लेकिन एक्चुअली प्रोजेक्ट वेदा क्या है ये क्लियर नहीं हो रहा था। आज इसको लेके कुछ रिपोर्ट सामने आए थे और इसमें बताया जा रहा है कि मे बी प्रोजेक्ट वेदा कोई मिसाइल नहीं बल्कि एक लॉन्च व्हीकल होने वाला है और इसको छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आप सब जानते होंगे कि इसरो की तरफ से अभी स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या SSLV को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिनको नॉर्मली एक हफ्ते के अंदर ही असेंबल किया जा सकता है और इनको लॉन्च करने के लिए तैयार किया जा सकता है और इनमें काफी कम खर्चा भी होता है और इनकी मदद से कॉस्ट इफेक्टिव वे में सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सकता है। अभी जो प्रोजेक्ट वेदा होने वाला है वो भी उसी कैटेगरी का एक लॉन्च व्हीकल होने वाला है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। इसमें सिर्फ मिलिट्री ग्रेड के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाने वाला है और ये एक मोबाइल सिस्टम होने वाला है, जिस वजह से इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसको अभी मेनली इमरजेंसी के लिए ही बनाया जा रहा है कि अगर दुश्मन की तरफ से हमारे सैटेलाइट्स को नाकाम कर दिया जाता है तो या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो वैसे सिचुएशन हम तुरंत ही नए सैटेलाइट को लॉन्च कर पाएंगे। एक और दिक्कत ये होता है कि हमारे जो भी सैटेलाइट लॉन्चिंग साइट्स है वो फिक्स होते हैं, तो दुश्मन को उनके बारे में और उनकी लोकेशन के बारे में पहले से अच्छी खासी जानकारी होती है, तो वो चाहे तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और फुल स्केल की लड़ाई में दुश्मन वहाँ पे बमबारी कर सकता है। इसी वजह से प्रोजेक्ट वेदा को तैयार किया जा रहा है, जो कि एक मोबाइल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होने वाला है, जिस वजह से इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकेगा, जिस वजह से दुश्मन को ये पता नहीं लगेगा कि हम कहां से अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं से भी इसको इमरजेंसी बेसिस पर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी के साथ ही आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से भी अभी अलग अलग कंपनी के साथ भी बातचीत करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि आर्मी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नैनो सैटेलाइट को डेवलप करने वाले हैं और ये मिलिट्री ग्रेड के सैटेलाइट होने वाले हैं, जिनको तो बाद में जरूरत पड़ने पर प्रोजेक्ट वेदा की मदद से लॉन्च किया जाएगा। अगला अपडेट INS विक्रांत को लेके। अब सबको ये बात पहले से ही पता होगा कि इसी साल की अगस्त में INS विक्रांत की पहली ट्रायल को शुरू किया गया था, जो कि लगभग 5 दिनों तक चला था और इस दौरान INS विक्रांत की मेन प्रपल्सन सिस्टम, पावर जनरेशन सिस्टम, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ऑक्सिलरी सिस्टम को टेस्ट किया गया था, जिसमें इसकी इंजन और मेन प्रपल्सन सिस्टम पूरी तरीके से काम कर रहे थे और इनकी जो एफिशिएंसी था उसको 100% तक पाया गया था। अभी बताया गया कि INS विक्रांत की सेकेंड फेज की सी ट्रायल को जल्दी ही शुरू करने की प्लान की जा रही है। इसी बीच INS विक्रांत में एविएशन इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया जा रहा है, साथ ही साइंस वगैरह इंस्टॉल किया जा रहा है, जिससे साफ होता है कि आगे चल के इसमें से फ्लाइट ट्रायल को किया जाने वाला है। और इसमें एविएशन इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने के लिए अभी रशियन टेक्नीशियन की एक टीम भी भारत आई हुई थी, जो कि अभी INS विक्रांत में एविएशन इक्विपमेंट को इंस्टॉल कर रहे हैं। अभी बताया गया डाटा के मुताबिक अभी INS विक्रांत की 2 और ट्रायल होने वाली है, जिसमें से एक ट्रायल तो अक्टूबर में किया जाएगा और दूसरा जो ट्रायल होने वाला है वो दिसंबर के बाद शुरू किया जाएगा और इसके बाद अगले साल की अप्रैल से पहले ही INS विक्रांत को नेवी में फुल्ली कमीशन करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन आर्मी की तरफ से है और हम एक ही हेडलाइन के अंदर यहाँ पे दो अपडेट को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से भी इंडियन कोस्ट गार्ड को एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल को डिलीवर कर दिया गया। इस तरीके की टोटल 5 वेसल को डिलीवर करने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था और अभी ये जो वेसल गोवा शिपयार्ड की तरफ से डिलीवर किया गया उसी सीरीज का 4th वेसल है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बताया गया कि इस वेसल्स को पूरी तरीके से इंडिजिनसली डेवलप और डिजाइन किया गया था और अभी ये जो वेसल्स होने वाले ये इंडियन कोस्ट गार्ड के सबसे बड़े ऑफशोर पेट्रोल वेसल होने वाले हैं, साथ ही ये सबसे एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वेसल भी होने वाले हैं। इसके साथ ही अगर आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी की तरफ से लद्दाख रीजन में अपनी K9 वज्र टी गन्स को टेस्ट किया जा रहा था और अभी बताया गया कि लद्दाख में K9 गन्स की जो भी टेक्निकल ट्रायल चल रहे थे वो सभी सफलता के साथ कंप्लीट कर लिया गया है और अभी लद्दाख में K9 गन्स के एक रेजिमेंट को
डिप्लॉय भी किया जा चुका है। आर्मी की तरफ से बताया गया कि ओरिजिनली इन गन्स को पंजाब और राजस्थान सेक्टर में हमारे आर्म फोर्सेस को सपोर्ट फायर देने के लिए डिप्लॉय करने का प्लान किया गया था, लेकिन जैसे कि अभी वेस्ट साइड से हमारे टेंशन ईस्ट साइड में और नॉर्थ साइड में शिफ्ट हो गया है, तो इनको बाद में लद्दाख में डिप्लॉय करने की बात की गई थी, लेकिन इनको पहले पंजाब और राजस्थान जैसे एरिया में ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, तो इनको लद्दाख में डिप्लॉय करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन वहाँ पे करने पड़े थे। ओरिजिनली इन गन्स की जो स्ट्राइक रेंज है वो लगभग 38 किलोमीटर तक होने वाली है, लेकिन लद्दाख में मॉडिफिकेशन करने के बाद इन गन्स के द्वारा लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तक भी स्ट्राइक किया जा चुका है। और अभी इन गन्स की डिप्लॉयमेंट को लेकर चाइना की तरफ से भी आपत्ति जताया जा रहा है। इसके अलावा चाइना के साथ अभी नेक्स्ट बॉर्डर मीटिंग को लेकर भी कुछ बात सामने आई है और बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते इसको लेकर भारत और चाइना के बीच बातचीत होने वाली है। अगला अपडेट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को लेकर है। आप सबको पता होगा कि हाल ही में ही चाइना की तरफ से अपनी J-16 एयरक्राफ्ट की एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट को जुहाई एयर शो के दौरान डिस्प्ले किया गया था, और ये शायद यूनाइटेड स्टेट की F-18 ग्रोलर के बाद पहला ऐसा प्लेटफॉर्म होने वाला है जिसको स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है। चाइना की J-16 में मेनली 4 से 5 जैमिंग पॉड को देखा गया है, और इसमें एडिशनल एवियोनिक्स रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर्स, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन सिस्टम और एडिशनल रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमिंग पॉड्स को देखा गया है, जो कि दुश्मन के रडार्स को जैम कर सकता है और यहाँ तक कि दुश्मन के एवेक्स को और इनकमिंग मिसाइल्स को भी जैम कर सकता है। और अभी ये चाइना की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक बेहतर करने वाला है। इसी बीच कुछ लोगों का ये भी कहना था कि भारत को भी अभी अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को बेहतर करने के लिए अपने सुखोई जैसे प्लेटफॉर्म को भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बालाकोट के दौरान इंडियन एयरफोर्स की बात पता चल गया था कि इंडियन एयरफोर्स की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी काफ़ी कमज़ोर है और इसको अभी बेहतर करने की ज़रूरत है। कुछ का ये भी कहना था कि ऐसा पहले भी करने का प्लान किया गया था, लेकिन हमारे पास तब ऐसे टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थे जिनका इस्तेमाल करके हम हमारे सुखोई जैसे एयरक्राफ्ट को एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट कर पाते। लेकिन अभी की बात करें तो अभी DRDO रडार्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की डेवलपमेंट में काफ़ी आगे निकल चुका है, और अगर DRDO चाहे तो ऐसे एयरक्राफ्ट को आगे चल के डेवलप कर सकता है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक HAL अभी तेजस को भी बेस करके एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को बनाना चाहता है, लेकिन अगेन ये एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एडिशनल जैमर पॉड वहाँ पे लगाए जाएंगे जिनकी मदद से हम दुश्मन के रडार्स को जैम करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा पावर को कंज्यूम करने वाले हैं। और इसी वजह से जो डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें मेनली एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया जाता है। फिलहाल के लिए अभी तक क्लियर नहीं हुआ और सिर्फ ये सजेशन दिया जा रहा है कि भारत को भी अपनी सुखोई को बेस करके कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को डेवलप करना चाहिए, और जिस तरीके से चाइना की तरफ से अपनी J-16D वेरिएंट को डेवलप किया गया है, तो सुखोई की भी वैसी ही कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट को भारत की तरफ से डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन देखने वाली बात तो ये कि क्या आगे चल के HAL की तरफ से, ADA की तरफ से या DRDO की तरफ से ऐसी कोई डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को बनाया जाता है या फिर नहीं बनाया जाता है। वैसे आप सबका इसके बारे में जो भी ख्याल है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।